गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी 2.0 के लिए बीपीएससी की तरफ से एक इम्पॉर्टेंट नोटिस जारी की गई यानी आवश्यक सूचना, जो कि 3 पेज का है। और इसमें डीएलएड यानी एनआईओएस से जो अभ्यर्थी डीएलएड किए हैं उनके लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, यानी कि उनको जो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू बाहर किया गया था उसके बारे में बीपीएससी ने बताया है। तो सबसे पहले हम वही डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 3 पे चलेंगे। आप पेज नंबर 3 पे सबसे नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे उसके बाद में ऊपर के जो पॉइंट है उनको डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अन्य महत्वपूर्ण प्रावधान व शर्त, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिविल अपील नंबर्स यहाँ पे देख सकते हैं 2023 राइजिंग आउट ऑफ द SLP नंबर दिया गया है और दिनांक 28/11/2023 को पारित न्यायाधीश नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के द्वारा यानी एनआईओएस के द्वारा खुला एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा में 18 महीने का डिप्लोमा डीएलएड की मान्यता समाप्त की गई है। देख रहे हैं, तो एनआईओएस डीएलएड वालों के लिए थोड़ा सा यहाँ पे बोल सकते हैं कि निगेटिव खबर है, क्योंकि उनको बाहर किया गया है। अभी आगे आने वाले समय में क्या होगा, बदलाव हो सकता है, क्योंकि अगर एनआईओएस के डीएलएड के अभ्यर्थी अगर प्रयासरत रहेंगे तो बिल्कुल उन्हें शामिल किया जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी गलतियों की वजह से कोर्स बनाया तो गवर्नमेंट ने है, बाहर कर रहे हैं, तो ये गलत चीज़ है। या जो भी होगा, देखिए अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो ज़्यादा हम इस पर नहीं बोल सकते। अब जो भी होगा सुप्रीम कोर्ट के माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही होगा। आगे है, ध्यातव्य है कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण अनुशासित कार्रवाई एवं सेवा शर्त नियमावली 2023 की कंडिका 2 की उप कंडिका देख सकते हैं यहाँ पे 26 के तहत प्रावधानित है। शिक्षक प्रशिक्षण में किसी भी उपाधि की मान्यता बिंदु पर अथवा किसी उपाधि विशेष की समतुल्यता के बिंदु पर किसी प्रकार के विवाद की स्थिति में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई की परामर्श से शिक्षा विभाग का निर्णय अंतिम होगा। बोल रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत आती है, जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, तो उसमें एनसीटीई की मदद ली जाएगी। ठीक है। इस आलोक में शिक्षा विभाग बिहार के सरकार के ज्ञापक नियमावली दिया गया है, दिनांक 10/4/2023 सूचित है। और फिर इसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और दिया गया है, फिर भी यदि इससे संबंधित किसी अन्य मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय अथवा समकक्ष न्यायालय या अन्यथा आदेश पारित होता है, मतलब अगर बाद में कोई और मतलब किसी चीज़ के लिए आदेश आता है तो उसके फलाफल में परीक्षा फल प्रभावित होगा, मतलब रिजल्ट में चेंजेस देखने को मिलेगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से अगर कोई अलग ऑर्डर आता है। आगे देखते हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे ऊपर में क्या दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं, मेधा सूची अब कैसे बनाई जाएगी इसके बारे में भी दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी गई है। बता रहे हैं आपको 3 पेज का दिया गया है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। आपका दिया गया विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाफल इस शर्त के साथ प्रकाशित किया जाता है कि प्रकाशन के पश्चात प्रशासकीय विभाग के द्वारा नियुक्ति हेतु काउंसलिंग के समय ऑनलाइन आवेदन करते समय समर्पित वांछित शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच उनके मूल प्रति से की जाएगी, जिसमें सफल होने पर उनकी पात्रता व परीक्षाफल दोनों ही स्वतः रद्द समझी जाएगी। ठीक है। असफल होने पर, सॉरी यहाँ पे असफल बोला गया था, मैंने असफल ही बोला है, ध्यान देना। उसमें मतलब ये बताया गया कि जो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, अगर उसमें आप असफल होते हैं मेन डॉक्यूमेंट से जब चेक होगा, अगर आपको कोई अलग डॉक्यूमेंट्स पाया जाता है तो आपकी जो पात्रता है वो रद्द कर दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है अगला, इसलिए आवश्यक है कि अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किए गए कागजात दस्तावेज को डाउनलोड कर सत्यापन के समय जो भी आपने डाउनलोड किया मतलब अपलोड किया था उसका डाउनलोड करके सत्यापन के समय प्राधिकार प्रशासकीय विभाग के समक्ष उपस्थापित करेंगे। अभ्यर्थियों द्वारा अपलोड किए गए सभी दस्तावेज पर डाउनलोड करने पर उनमें स्वतः रजिस्ट्रेशन सहित नया वाटरमार्क अंकित रहेगा, जो पूर्व के वाटरमार्क से भिन्न होगा। मतलब अब जैसे आप डाउनलोड करेंगे, जो जो आपने अपलोड किया था उस पर एक नया वाटरमार्क से आ जाएगा, जो पहले वाले से अलग रहेगा। ठीक, अलग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पहचानने में दिक्कत ना हो, पता चल जाए। फिर आगे
अतः उक्त परीक्षा से संबंधित सशर्त रूप से सफल अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय आयोग के पोर्टल पर अपलोड किए गए अपने सभी प्रमाण पत्रों को डाउनलोड कर जिस पर आयोग का वाटरमार्क होगा प्रशासनिक विभाग के द्वारा आयोजित काउंसलिंग के में प्रस्तुत करेंगे। आयोग के वाटरमार्क के बिना कोई प्रमाण पत्र मान्य और स्वीकार नहीं होगा। अगर जो आप अपलोड किए थे उस पर डाउनलोड करते हैं वाटरमार्क नहीं है तो उसके लिए आपको बोला गया कि वो मान्य नहीं होगा। कोई नया प्रमाण पत्र अपलोड कर पुनः डाउनलोड कर जमा करने की व्यवस्था मात्र संबंधित प्रशासनिक विभाग के अनुशंसा पर ही अभ्यर्थियों को दी जाएगी, अन्यथा नहीं। अगर आप कुछ अलग से डाउनलोड अपलोड करना चाहते हो तो वो आपको बीपीएससी अगर अलाउड करेगा तभी आप कर सकते हैं। फिर आगे अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य, दिव्यांगता, आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच प्रशासनिक विभाग द्वारा कराई जाएगी। सभी दिव्यांग अभ्यर्थी की दिव्यांगता की जांच अनिवार्य रूप से सक्षम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल दिया गया है ना, AGIMS और AIMS में कराई जाएगी, चाहे वे दिव्यांगता का लाभ लिए बिना ही गुणागुण के आधार पर ही क्यों नहीं सफल घोषित हो जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि उन्हें दिव्यांगता के आधार पर ही परीक्षा में अतिरिक्त समय का लाभ दिया गया है। जांच के क्रम में अगर पाया जाता है कि दिव्यांगता का दावा सही नहीं है तो या सरकार द्वारा निर्धारित मानक से कम दिव्यांगता पाए जाने एवं पात्रता स्थापित नहीं होने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों को कदाचार की श्रेणी मानते हुए उनका परीक्षा फल स्वतः रद्द समझा जाएगा और उन्हें दोषी मानते हुए विधि सम्मत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अगर किसी का मतलब किसी ने जानबूझ के मतलब और ज़्यादा परसेंटेज बढ़ा देते हैं ना, इसमें होता क्या है कि जैसे आपका दिव्यांगता का लेवल अगर बढ़ा देंगे तो उसमें कम मार्क्स पे सिलेक्शन हो जाता है, तो उसके लिए भी बोला गया है यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका मार्क्स मतलब आपका रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा और कार्रवाई भी होगी आपके ऊपर। फिर आगे है हड़ताल एवं कट ऑफ के रूप में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इसमें दिया गया है कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प ज्ञापांक संख्या दिया गया है, जो कि यहाँ पे डेट दी गई है 2007, पत्रांक ये सब दिया गया है। 2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में शामिल सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए पता है 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 34% व अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति महिलाओं तथा दिव्यांग उम्मीदवारों को 32% न्यूनतम अर्हतांक प्राप्त करना अनिवार्य है। स्पष्ट है कि वैसे अभ्यर्थी जिनका प्राप्तांक इस निर्धारित न्यूनतम अर्हतांक से कम है उन्हें मेगा सूची में शामिल नहीं किया जा सकता और उन्हें परीक्षा फल सफल घोषित करने का प्रश्न ही नहीं बनता। मतलब अगर इतना मार्क्स नहीं लाते तो उनको मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। क्लियर है। फिर आगे दिया गया है कि ध्यातव्य है कि आरक्षण नियमानुसार मेगा क्रम में सर्वप्रथम अनारक्षित कोट की रिक्ति भरी जाती है। अतः यदि अनारक्षित कोट की रिक्त अधिक हो और आरक्षित कोट के योग्य अभ्यर्थियों की संख्या कम हो तो संभवतः सभी आरक्षित कोट के योग्य अभ्यर्थियों को अनारक्षित कोट की रिक्ति के विरुद्ध सफल घोषित किए जाएं। ऐसी स्थिति में आरक्षित कोट की रिक्ति खाली रह जाएगी और इस कारण उनमें कोई कटाव नहीं हो सकेगा, अर्थात NA रहेगा। साथ ही अनारक्षित कोट की अतिरिक्त रिक्ति पर यदि आरक्षित कोट के अभ्यर्थी सफल घोषित होते हैं तो उनका प्राप्तांक ही कट ऑफ हो जाएगा और उन्हें प्राप्तांक उस आरक्षित कोट का न्यूनतम अर्हतांक भी हो सकता है स्पष्टतः अनारक्षित कोट के न्यूनतम अर्हतांक से कम होगा। तो ये सारी चीज़ें दी गई आप देख सकते हैं। जैसे कि जनरल के अगर ज़्यादा सीटें हैं खाली रहती हैं तो उनको जो मतलब आरक्षित वाले कोट के हैं उनको दिया जाएगा मतलब चांस आगे की सीटों के लिए। ठीक। फिर आगे है कि यह भी ध्यात है कि उपरोक्त विशेष परिस्थिति में अनारक्षित कोट का कटाव वस्तुतः आरक्षित कोट का न्यूनतम अर्हतांक हो जाने पर अनारक्षित कोट के अभ्यर्थियों के प्राप्तांक उससे अधिक होने के बावजूद अनारक्षित कोट के उस अभ्यर्थी को सफल नहीं घोषित नहीं हो सकेंगे यदि उनका प्राप्तांक अनारक्षित कोट के न्यूनतम अर्हतांक से कम हो। तो ये भी याद रखिएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई और फिर यहाँ पे मेघाक्रम
वह टाई ब्रेकर के रूप में क्या क्या चीज़ें यूज़ की जाएंगी आपको पता ही 120 मार्क्स का रहेगा। और उसमें जो भी रूल्स बनाए गए हैं, उपयुक्त कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय में मुख्यतः भाग थर्ड अर्थात 80 प्रश्नों के प्राप्तांक का उपयोग प्रथम टाई ब्रेकर के रूप में किया जाएगा। मतलब 80 में जिसका ज़्यादा रहेगा उसको लिया जाएगा। परंतु कक्षा 1-5 के अध्यापक की लिखित परीक्षा में भाग थर्ड नहीं रहने के कारण इनमें कोई टाई ब्रेकर नहीं रहेगा। फिर अगला है टाई ब्रेकर फर्स्ट के बाद भी समान अंक होने की स्थिति में द्वितीय टाई ब्रेकर के भाषा के प्राप्तांक का उपयोग किया जाएगा, जो कि कक्षा 1-5 के अध्यापक हेतु किया गया है। भाषा भाग में प्राप्तांक का उपयोग कक्षा 1 से 5 के अध्यापक हेतु किया जाएगा। ठीक है, तो ये आई थिंक यहाँ पे 1 से 5 के लिए बीच में बोला जा रहा है। ठीक, और फिर आगे दिया गया है कि परंतु अन्य कक्षाओं के अध्यापकों हेतु भाषा भाग में गैर हिंदी अभ्यर्थियों के लिए पाठ्यक्रम के अनुसार अलग अलग प्रश्न नहीं करने के कारण सभी के लिए समान अवसर और लेवल प्लेइंग फील्ड प्रदान करने हेतु बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति स्थानांतरण और अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2030 की कंडिका 7 की उपकंडिका के तहत न्यूनतम हर्तांक नियम नियत करने के विवेकाधिकार का उपयोग करते हुए विज्ञापन की कंडिका 6 के अनुसार न्यूनतम हर्तांक को आवश्यकता अनुसार शिथिल करने के प्रावधान के तहत भाषा भाग के न्यूनतम हर्तांक 0 घोषित किया गया है और भाषा भाग के प्राप्तांक को टाई ब्रेकर 2 के रूप में नहीं रखा गया है। तो ये भी चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे। और टाई ब्रेकर थर्ड और फोर्थ भी दिया गया है। इस रूप में क्रमशः अभ्यर्थी का उम्र तथा देवनागरी लिपि में मतलब वही आपके नाम का स्पेलिंग देखा जाएगा या शब्द देखा जाएगा, शुरुआत में किसका है, पहले उम्र देखा जाएगा, फिर उसके बाद आपके नाम की स्पेलिंग देखी जाएगी, किसका पहले आता है तो उसको वरीयता दी जाएगी। तो ये थी इन्फॉर्मेशन, बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन दी है, तो आई थिंक वीडियो बहुत बड़ी होने वाली है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, आप अपने अनुसार इसको देख सकते हैं, जो भी गलती हो सुधार सकते हैं। ठीक, वीडियो कैसा लगा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।